नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आखिर। फ़ौज के बारे में अभी हम फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि वो मेरी पूरी ज़िंदगी है और मैं उसका एक लम्हा भी नहीं। आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे रेशियो की कुछ फर्दर और एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़। उसका हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो ये रहा दोस्तों मेरा CDS 1 2022 का स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे मैथ्स में 50 प्लस स्कोर था एंड द टोटल स्कोर वाज 160 प्लस। दिस वाज फॉर द IMA, AFA की भी कट ऑफ से कई ज़्यादा। एंड FCAT में मेरा जो स्कोर रहा है दैट वाज 232 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ से 80 मार्क्स प्लस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो हमारा मेन कंटेंट्स है उसकी तरफ चलते हैं। Our first property for today will be that total parts of ratio constituted by same number remains constant। ये बात समझनी ज़रूरी है कि रेशियो में 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स या कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस A/B, अगर 2/3 बोला है और दूसरी जगह कहीं A/B कितना बोल दिया, या सॉरी इसे कर दिया हमने C/B, ये हो गया 5/1। तो अब ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि B तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर A की रेशियो की बात हो रही है तो B अगर 3 है और वहीं B कितना है 1 है, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई बात समझ में। और दूसरी चीज़, सेम होने का मतलब क्या है कि इसको भी हमें 3 बना देना होगा। तो इंटू 3 बैलेंस आउट करने के लिए इधर भी क्या कर देंगे इंटू 3 कर देंगे। दूसरी बात ये समझनी ज़रूरी है, अगर एक जगह पर A/B दिया है 1/2 और वहीं दूसरी जगह पर A/B दिया है 3/5, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ जो टोटल पार्ट्स बने हैं दैट इज इक्वल टू 1 + 2 कितना 3, और यहाँ कितने बने हैं 3 + 5 = 8। लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोला था, दैट टोटल पार्ट्स शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों को आपस में सेम होना पड़ेगा। सेम होने के लिए वी विल टेक आउट दी LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो इसको हम कर देंगे किससे मल्टीप्लाई, 8 से, और इसको कर देंगे 3 से। इट मीन्स अवर टोटल रेशियो शुड बी इक्वल टू 24, मतलब टोटल रेशियो का जो पार्ट्स है दैट शुड बी इक्वल टू 24। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो अब इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन इज कि इफ A/B + C इज इक्वल टू 1/2, C/A + B इज इक्वल टू 7/11 एंड B/A + C हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ ढंग से देखें तो यहाँ A, B और C मेंशन हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों को, अगर हम इन तीनों का पार्ट्स देखेंगे तो अभी के हिसाब से ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 1 + 2 यानी 3। यहाँ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो C + A + B दिस इज इक्वल टू 7 + 11 यानी कि 18। लेकिन यहाँ भी A, B और C प्लस हो रहे हैं और यहाँ भी A, B और C प्लस हो रहे हैं, तो दीज 2 इक्वेशन शुड बी इक्वल टू ईच अदर। इक्वल करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आया होगा आपके समझ में। तो इसका मतलब ये भी आपस में 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A के पार्ट को, A का पार्ट इज़ 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। B + C टोटल इज़ 18, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तभी तो जा कर के 6 + 12 = 18 आएगा। ये आया होगा आपके समझ में। देखो यहाँ से सिंपल सी बात ये रह गई कि A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो A + B कितना है, A + B 11 है और टोटल है कितना 18, तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई, 18 में से 11 को माइनस कर देंगे यानी कि 7 आ गई C की वैल्यू। और हमें ये भी पता चल चुका है तो C, A और B को ऐड करके टोटल कितना आ रहा है 18। C की वैल्यू 7, A की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 and 6 इज 13, 13 को माइनस कर देंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये आया होगा आपके समझ में। तो B/A + C कितना आएगा, B/A
ए प्लस सी कितना आ जाएगा, बी के बदले हम लिख देंगे कितना, देखो बी कितना है 5, रेशियो ए प्लस सी कितना रहेगा 13। आया होगा आपके समझ में। देखो बी वैसे कैलकुलेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें पता चल चुका है ए बी और सी इन तीनों का कलेक्टिव सम कितना है 18 है। ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, सी की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 यानी कि कितना हो जाएगा 13। और हमें पता है ये टोटल कितना है 18, तो अगर ये वाला पोर्शन 13 है तो दूसरा पोर्शन कितना हो जाएगा 5, खुद ब खुद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 5:13। समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A रेशियो B प्लस C प्लस D इज 4:7, B रेशियो A प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 10:23, C रेशियो A प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 15:51। वी हैव टू फाइंड आउट D रेशियो A प्लस B प्लस C। अब समझते हैं, पहली वाली इक्वेशन से A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आया, पहली वाली इक्वेशन से आया 4 और 7 11। अगली इक्वेशन से B प्लस A प्लस C प्लस D कितना आया, यहाँ से आया 33। और अगली इक्वेशन से A B और D का सम कितना आया, और अच्छा इसके साथ C भी प्लस C, ये कितना आया 15 और 31 कितना हो गया, ये हो गया 66। ये आया आपके समझ में, ठीक है। तो अब हमें पता है चारों जगह A B C और D प्लस हो रहे हैं, तो इन सब का जो वैल्यू है वो हर जगह इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए एलसीएम ले देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके सब जगह कितना बन जाएगा 66 बन जाएगा। तो जब हमने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हर एक पार्ट क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी थी 4, तो अब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 4 जा 24। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6 4 जा 24। यहाँ हमने क्या किया है, हर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। B का पार्ट कितना था 10, तो B कितना हो जाएगा 10 2 जा 20। यहाँ हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो C का ओरिजिनल पार्ट शुड रिमेन इक्वल टू 15। तो C की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, D रेशियो A प्लस B प्लस C निकालना है। तो अब हमें पता है इस पूरे का कलेक्टिव सम कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो A B और C कितने हो गए 24 और 20 हो गया 44 और 15 हो गया 59। अब टोटल 66 है, तो D कितना होगा, ये श्योरली कितना होगा 7 होगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये CDS 2020 का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस दिए थे वो ज़्यादातर CGL वगैरह में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा गया है। तो क्या है ये क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे एंगल्स जो हैं ट्राइंगल्स के वो क्या हैं इंटीजर्स हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीजर्स, तो इनमें से कौन सा जो है एंगल्स का रेशियो क्या नहीं हो सकता, उनका मीजरमेंट नहीं हो सकता। तो कैसे पता करेंगे, अब हमें पता है कि अगर 3 एंगल्स को जोड़ा जा रहा है ट्राइंगल के तो सम शुड बी इक्वल टू 180। एंड क्योंकि हर एक एंगल इंटीजर है तो इट मीन्स कि ये जो पार्ट्स हैं, जो भी ये पार्ट्स हैं, दे शुड बी मल्टीपल्स, दे शुड बी मल्टीपल्स नहीं बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। दे शुड बी फैक्टर्स ऑफ 180। ये सब क्या होने चाहिए 180 डिग्री के फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ जो कलेक्टिव सम है दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 3 and 2 5 और 1 6। क्या 6 एक फैक्टर होता है, जी हाँ होता है। 6 30 जा 180। यहाँ कितना आएगा 3 4 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। क्या 12 एक फैक्टर है 180 का, बिल्कुल है। 12 15 जा, यहाँ कितना आएगा 5 6 11 and 7 18 भी फैक्टर है, यानी कि ये तीनों ही फैक्टर्स हैं। पक्का ये जो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 6 7 और 8 21 होता है, और 21 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 180। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। अब ये क्या चीज़ है ये समझते हैं, लगभग पहले जैसा ही लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का क्या मतलब है यहाँ पर,
कि सपोज़ मेरे पास 3 रेशियो हैं और ये कुछ ऐसे लिखे गए हैं, तो क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनको किया जा सकता है या नहीं? किया तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इसको खास बना रही है जो चीज़ वो ये है कि ए का पार्ट है 1 और बी का पार्ट है 2, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसके बराबर आएगा? सी के बराबर आएगा या नहीं आएगा? 2 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। यही है यहाँ पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का मतलब। जैसे मैं बोल दूँ ए रेशियो बी रेशियो सी आ रहा है किसके बराबर? 6 रेशियो 4 रेशियो 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बराबर बी प्लस सी, क्योंकि हो रहा है ना, ए किसके बराबर आ रहा है? बी और सी के पार्ट्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 और 2 6। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ए माइनस बी बराबर सी। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि 6 में से अगर 4 गए तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसे ही ए सी को इधर ले आओ तो माइनस का सी, और बी को इधर ले जाओ तो प्लस का बी, ऐसे भी तो हो सकता है। 6 माइनस 2 बराबर 4। ये है मतलब क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। इम्पॉर्टेंट, बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है जो हर कोई नहीं समझ पाता। समझना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अब इस पे बेस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए माइनस बी रेशियो बी माइनस सी रेशियो सी माइनस डी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, देन यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस डी रेशियो सी। अगर आप इसको किसी और तरीके से करते रहते तो करते ही चले जाते, ठीक है। लेकिन हमें अब क्या ध्यान रखना है कि 1 और 2 को जोड़ करके कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? इसका ये मतलब हुआ कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा? c माइनस डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी और b आपस में कट गए, c को इधर भेज देंगे तो प्लस का c हो जाएगा, और d को इधर भेज देंगे तो प्लस का d। तो a प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ c आ जाएगा। हमसे किसका रेशियो पूछा है? a प्लस डी रेशियो c, यानी कि a प्लस डी अपॉन में c। तो ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। सो अवर करेक्ट आंसर इज 2:1। बहुत बहुत आसान बन गया, देखो ऐसे करके। बहुत से टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर लो जो कि इसको सेटिस्फाई करे, और तब जाके आंसर्स निकाल लो। मेरे हिसाब से वो जो है आप सोचते चले जाएंगे क्या वैल्यू रखें क्या वैल्यू रखें, और फालतू में जो है आपका समय निकल जाएगा। भले कि वैल्यू रखना काफ़ी आसान है कि a में से b माइनस करके एक आना चाहिए, कुछ भी वैल्यू रख दो ऐसी, b में से c। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको ये समझना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम, और कहाँ पर कर सकते हैं हम रेशियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि a प्लस बी रेशियो अगला सवाल क्या है कि इफ़ a प्लस 2b रेशियो 3b माइनस 4c रेशियो 5c माइनस d बराबर है 5 रेशियो 2 रेशियो 3 के, देन यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस d रेशियो b प्लस c। तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पे अब क्या समझना ज़रूरी है कि 5 कैसे आएगा? 2 और 3 को ऐड करके आएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि a प्लस 2b किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस d। अब इस b को अगर मैं इधर ले गया तो क्या ले जाना है? नहीं ले जाना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? a प्लस डी चाहिए। तो ये मैं माइनस के d को इधर शिफ्ट कर दूंगा, इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा a प्लस डी। मुझे इधर b नहीं चाहिए तो b को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 3b, और अगर ये 2b इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? b। 5c में से 4c गए तो कितना बचेगा? प्लस का c। और क्या हमसे यही पूछा है रेशियो में कि a प्लस डी अपॉन में b प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 1, यानी कि 1:1। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त सवाल। इस अप्रोच से करना सबसे सही रहेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में मैं आपसे कुछ करेक्शन करवाना चाहूँगा। यहाँ पर 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, और अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और अगर आपको यहाँ पर 5 लगाना है, यहाँ पर भी 5 लगाना है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? फिर 15 लगा सकते हैं, जैसे भी आपको सवाल करना हो। फिलहाल मैं कैसे करवा रहा हूँ? x प्लस जेड माइनस 3w, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? इफ़ दिस
रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर है किसके, 2:3:5 के। देन x प्लस जेड माइनस 3w रेशियो w की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, अब हमें ये समझ में आ चुका है कि 2 + 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसका मतलब दीज टू पार्ट्स विल बी इक्वल टू, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो z से z गया, y से ये वाला माइनस y गया, तो बचा कितना, x प्लस 2w बचा। और ये किसके बराबर है, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू के। अगर मैं इस x को भी इधर ले आता हूँ तो इधर कितना बच जाएगा, x, ये कितना है z, और ये कितना है, ये अगर 2w इधर आ गया तो इधर कितना रह गया, -3w बन जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे सवाल में पूछा है x प्लस जेड माइनस 3w रेशियो w करना है। तो हमें पता है इसका आंसर कितना है, 0 है। इसका आंसर कितना है, 0 है। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 0। समझ में आया होगा एक सवाल भी आपको। अगला सवाल और बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सवाल है कि इफ़ a बराबर है a प्लस बी प्लस सी वोल डिवाइड बाई 2 एंड q माइनस a रेशियो q माइनस b रेशियो q माइनस c इज इक्वल टू 10:11:12, देन फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। अब मुझे तो ये आंसर वैसे ही याद है कि a का जो आंसर है वो इन दोनों का सम आएगा, b का आंसर इन दोनों का सम और c का आंसर इन दोनों का सम। लेकिन समझते हैं करेंगे कैसे। अगर हम पहली इक्वेशन को ढंग से देखें तो ट्वाइस ऑफ q बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। क्या आया होगा आपके समझ में। और अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो q q और q कितना हो जाएगा, 3q, और माइनस a माइनस बी और माइनस सी को हम लिख देंगे माइनस का a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 10 प्लस 11 प्लस 12। आप चाहे तो इसे 33 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से मैं आपको जो समझाऊंगा उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 2q। तो क्या मैं इस पूरे को a इसकी जगह पे 2q लिख के माइनस करके इसे लिख देंगे q बराबर कितना, ये प्लस 11 प्लस 12। और अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन पे अभी फोकस करता हूँ तो दिस इज़ इक्वल टू कितना, 10। तो क्या मैं यहाँ पर 10 के बदले मैं लिख सकता हूँ q माइनस a बराबर प्लस इतना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो q से q गया और माइनस का a इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 प्लस 12, यानी ये दो, यही दो है, कितना आ गया q, 23। अगली बार अगर मैं ऐसे ही कर दूं, q बराबर कितना है, 10 प्लस 11 प्लस 12, और मैं 11 के बदले क्या लिख दूं, q माइनस बी। 11 के बदले क्या लिख दिया, q माइनस बी लिख दिया। तो q से q गया और माइनस का b इधर आ गया, तो ये, तो b की वैल्यू 10 प्लस 12, इन दोनों का सम, ये है b, ये है a। ठीक है, तो वैसे ही c क्या आ जाएगा, 10 और 11 का सम, ये क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, q की वैल्यू कितनी है, 11 और 12 23, रेशियो b की वैल्यू कितनी है ऐसी, 10 और 12 22, रेशियो c की वैल्यू कितनी है, 10 और 11 21। ये है हमारा आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सीधे के सीधे आप कर सकते हैं बिना किसी लफड़े में पड़े हुए। पेपरों में CGL हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या CDS, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इसी पे बेस में एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप अब बताइए कमेंट्स में कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा डिजिट्स का हेर फेर है, और बताएंगे कि कैसे करेंगे।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी इज इक्वल टू 11:9:5 where S is the semi perimeter and A, B, C are sides, then find out the ratio of A ratio B ratio C। अब कैसे करेंगे ये सवाल, समझते हैं। S का क्या मतलब है, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो क्या ये अब सेम टू सेम वैसे ही सवाल नहीं हो गया जैसे हमने किया था, Q माइनस ए, Q माइनस बी और Q माइनस सी इतना दिया है, ठीक है। और Q बराबर कितना हो गया, Q बराबर हो गया A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो क्या अब आप A रेशो B रेशो C निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। A की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को सीधे ऐड करके, यानी कि 14। B की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 16। और C की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 20। तो A रेशो B रेशो C कितना हो जाएगा आपका, 14:16:20। और काट पीट करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 7:8:10। ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CDS। ये CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता रहेगी तो आप अपना समय ख़राब करते रहेंगे इस सवाल में, और पता रहेगी तो आप कैसे चुटकियों में इस सवाल को कर सकते हैं ये आप समझ जाएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसे लगी आपको। उससे ज़्यादा मैं आपसे ये बोलूँगा कि किसी ज़रूरतमंद तक ऐसी वीडियोस को ज़रूर पहुँचाना। आपको भी पता है और मुझे तो पता ही है कि CDS हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैथ्स सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, और मैथ्स एक मेजॉरिटी का पोर्शन भी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। CDS में भी कई ऐसे हैं जो OTA क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन बाकी किसी और एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, IMA हो या AFA हो या INA हो, क्योंकि उनका मैथ्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इसी उम्मीद से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ज़रूरतमंद तक पहुँचाना। आगे मैं जल्द ही नए कंटेंट्स के साथ मिलूँगा और नई एनर्जी के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, और माँ भारती की जय।